So another electromechanical component device is basically linear actuator solenoids. Okay, so solenoids को हम linear actuators भी कहते हैं और कई जगहों पे हमें इसको linear motor भी कहते हैं. So solenoids basically कुछ इस तरह के होंगे जिसमें शुरू में ये बेसिकली सॉफ्ट आयरन प्लंजर है जो कि टू एंड फ्रो मूव कर सकता है. ओके, सो दिस कैन गो इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन. सो ये लीनियरली मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन and it can come back to this direction with the help of this spring. Okay, so ये spring की help से ये जो सा वो रिवर्स स्ट्रोक भी ले सकता है. ओके, सो ये लीनियर मोशन इसका जो होगा सॉफ्ट आयरन प्लंजर का, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक. ओके, so there could be a forward stroke and then the reverse stroke is basically done with the help of this spring attached here. और इसी तरह से इस सॉफ्ट प्लंजर के ऊपर जो होगी वो बेसिकली वाइंडिंग हुई हुई है. सो जिस तरह से हमारे पास मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग थी, तो उसी तरह से सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर इस जगह पे कंप्लीट वाइंडिंग हुई हुई होगी. ओके, और इस वाइंडिंग वाले प्लंजर के इर्द गिर्द जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नल बॉडी के अंदर जो सा वो परमानेंट मैग्नेट बेसिकली प्रोड्यूस्ड होंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. सो बेसिकली ये जो सोलेनॉइड है ये भी बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. ओके, सो जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जो है वो बेसिकली इस इलेक्ट्रो प्लंजर के ऊपर जो होने वाली वाइंडिंग है, सो जिसके टर्मिनल्स दो यहाँ बाहर आ रहे हैं, सो जब भी हम इनको वोल्टेज वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे इन टर्मिनल्स के ऊपर, तो बेसिकली प्लंजर के ऊपर होने वाली वाइंडिंग जो है वो चार्ज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करेगी, जिसके केस में जो है वो इस बेसिकली सॉफ्ट प्लंजर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा और ये राइट साइड की तरफ या इन साइड स्ट्रोक लेगा और ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा. And as soon as we remove this input voltage at the terminals, so basically ये इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हुआ. इलेक्ट्रोमैग्नेट के खत्म होते ही बेसिकली जो इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो बेसिकली फोर्स खत्म हो जाएगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेस स्प्रिंग ये सॉफ्ट आयरन प्लंजर वापस अपनी इस जगह पे पहुंच जाएगा. ओके, सो इनिशियल अपनी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा. सो ये आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर बेसिकली इस तरह से वाइंडिंग हुई हुई होगी और इस वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम प्लस माइनस वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे. सो हेयर यू कैन सी कि किस तरह से इसकी सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है और जब ये वाइंडिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसमें प्लंजर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करेगी एंड दिस प्लंजर विल मूव ट्रू एंड फ्रो. ओके, सो एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा और दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स ये विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग आ जाएगा. सो दिस इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल कि हमने सॉफ्ट आयरन प्लंजर के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से वायर बाउंड की हुई है, कॉयल बनाई हुई है और उसको हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं एंड इन दैट केस जो सा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से इन मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से इस आयरन प्लंजर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा लीनियर डायरेक्शन में. सो दिस इज सिंपल डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड, लीनियर एक्चुएटर सोलेनॉइड. सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये इन कॉइल टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई जब किया जाएगा तो देन दिस सॉफ्ट प्लंजर विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. सो ये लेफ्ट मूव करेगा एंड दिस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड. ओके, सो जितनी देर वोल्टेज वी आई अप्लाइड रहेगा सो उतनी देर ये सॉफ्ट प्लंजर जो है वो बाय द अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव फोर्स ये बेसिकली लेफ्ट की तरफ रहेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस रखेगा. एंड एज सून एज वी रिमूव दिस इनपुट वोल्टेज, सो बेसिकली इसके अंदर जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी and this compressed spring basically return it back to its original position. So it is basically working same as on the principle of motor जो हमने पहले देखा है.
सो उस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका इलेक्ट्रिकल एक्शन होगा। सो इन दिस इलेक्ट्रिकल एंड एक्शन, सो ये इसकी पूरे कोयल का जो है वो सर्किट डायग्राम बनेगा, जिसमें यहाँ पे जो सा वो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, सो ये कॉइल की इंडक्टेंस है और कॉइल की रेजिस्टेंस है। एंड इसी तरह से इसके अंदर जो सा वो बैक वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज जिस तरह हमने से देखा था, तो रिवर्स वोल्टेज का इफेक्ट भी इसके अंदर आएगा। पहले हमने रोटेशनल फॉर्म में देखा था। सो द सेम इक्वेशन इज नाउ इन लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन इक्वेशन। सो रोटेशनल में हमने इसको देखा था कि जो रिवर्स वोल्टेज था, जिसको हम वीबी या बैक वोल्टेज कह सकते हैं, सो दैट वाज इज इक्वल टू के इनटू डी थीटा बाय डी टी। सो दैट वाज दिस वाज रोटेशनल इक्वेशन, और हमने के ओमेगा भी कहा था। सो ये हमारे पास रोटेशनल इक्वेशन थी, और इसी का लीनियर इक्वेशन वर्जन जो कि हमारे पास सॉलिनॉइड के केस में होगा, सो दैट इज बेसिकली दिस इक्वेशन। नाउ बैक वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू के इनटू dx by dt। okay, so dx by dt और लीनियर स्पीड v। ओके, सो ये लीनियर स्पीड इसकी जितनी सॉफ्ट प्लंजर की इनसाइड जाने की ज़्यादा होगी, सो उतना ही जो सा वो बैक वोल्टेज ज़्यादा होगा। ओके, सो रिवर्स वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड इसकी मूव करने की ज़्यादा होगी। सो इस तरह से अब हम इसके बैक ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग की, इलेक्ट्रिकल एक्शन की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सो फॉर दैट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बेसिकली हमें जो है वो ये एक पूरा लूप है। सो जिसके अंदर कॉइल का हम करंट देख रहे हैं किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे इस पूरे लूप के अंदर हमें बेसिकली जो केवीएल अप्लाई करना है, या लूप या मैश एनालिसिस अप्लाई करना है। सो ये करंट की डायरेक्शन होगी। सो इस तरह से करंट की डायरेक्शन को देखते हुए हम सबसे पहले जो सा वो सर्किट एलिमेंट्स को साइन असाइन कर देते हैं। सो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, सो मींस कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सेम इज फॉर दी दिस कॉइल इंडक्टेंस। सो जब इस तरह से हम अब लेंगे, सो केवीएल की इक्वेशन जब हम लिख रहे होंगे, सो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। सो सबसे पहले कॉइल की रेजिस्टेंस के बेसिकली ये इंडक्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस होगी। सो कॉइल की रेजिस्टेंस की वोल्टेज की इक्वेशन हम लिखें, सो दैट विल बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। इसी तरह से कॉइल इंडक्टेंस की इक्वेशन की बात करें, सो दैट विल बी एल डी आई बाई डी टी। ओके, सो ये इनके वोल्टेजेस हैं। सो अब अगर हम इसके केवीएल इक्वेशन लिखें, सो रेजिस्टेंस की अगर हम वोल्टेज की बात करें, सो दैट इज अ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव आई आर, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी तरह से जो इंडक्टेंस का इंडक्टर का वोल्टेज है, सो दैट इज आल्सो बेसिकली positive voltage because it is flowing from positive to higher to lower potential, so plus LdI by dt। और इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो बैक वोल्टेज भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा, बिकॉज ये हायर वोल्टेज से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। सो दिस विल बी आल्सो बी अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड इट इज रिटन एज VB और K dx by dt। एंड नेक्स्ट इसमें हम अगर वोल्टेज अप्लाइड इनपुट वोल्टेज की बात करें, तो इसमें जो करंट है वो बेसिकली फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है। सो ये बेसिकली नेगेटिव वोल्टेज होगा, एंड इट विल बी रिटन एज माइनस वी आई। ओके, एंड सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वेशन बन गई, एंड फर्दर इसको हम जो सा इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और बाकी वोल्टेजेस इस तरफ लेंगे। सो ये इसके इलेक्ट्रिकल एक्शन की कंप्लीट इक्वेशन होगी। सो इसी तरह से इसमें कोशिश की जाएगी कि कॉयल की जो इंडक्टेंस है वो कम से कम हो। सो अगर हम कहें कि नेग्लिजिबल इंडक्टेंस है, सो देन दिस वोल्टेज कैन गो टू जीरो, एंड द रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एक्शन विल बी दिस वन। ओके, सो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू voltage of due to voltage drop due to armature resistance,
and back voltage. सो अब इसी का मैकेनिकल एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिकल स्कीमेटिक कुछ इस तरह से होगा. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लंजर का मास है m और ये प्लंजर का मास जो है वो बेसिकली एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है टू द ग्राउंड और स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका k है और इसी तरह से बेसिकली इस प्लंजर मास की कोई ना कोई फ्रिक्शन भी है जो कि इस प्लंजर की जो सा वो इस बॉडी के साथ इसकी हाउसिंग के साथ कोई ना कोई इसकी फ्रिक्शन होगी b. ओके और अब इसके ऊपर जो बेसिकली जो फोर्स आएगी जो कि इसको मूव करेगी सो दैट फोर्स इज एफ पी जिसको प्लंजर फोर्स कहा जा रहा है एंड दैट प्लंजर फोर्स इज बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्लंजर. सो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि बेसिकली इसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक्शन में आएगी. सो जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड बेसिकली फोर्स होगी सो जब हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया सो वोल्टेज अप्लाई होने के केस में जो सा वो इसमें बेसिकली मोशन इंड्यूस हुआ. ओके सो मोशन जो इसको इंड्यूस कर रहा है वो बेसिकली फोर्स के अंडर होगा एंड दैट लीनियर फोर्स इज कॉल्ड एफ पी जो कि जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होगी जो कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी लेफ्ट की तरफ इस सॉफ्ट प्लंजर को मूव करवाएगी. सो दैट प्लंजर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो जितना इस प्लंजर के ऊपर होने वाली वाइंडिंग के अंदर करंट होगा आई सो उतने ही करंट के साथ ये फोर्स जो सा वो ज्यादा होगी. सो दिस इक्वेशन इज सेम एज like we saw in motor. So that was tau is equal to के आई. ओके ये हमने इक्वेशन देखा था देखी थी कि आर्मेचर करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा होता है. सो इसी का ही लीनियर वर्जन या ट्रांसलेशन वर्जन हमारे पास ये है. नो टॉर्क की जगह हमारे पास प्लंजर फोर्स है लीनियर एंड के आई. सो ये करंट के ऊपर आर्मेचर जो कॉइल है कॉइल के करंट के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके सो एफ पी इज इक्वल टू के आई. सो ये बेसिकली इनपुट फोर्स है यहाँ पे ये इंड्यूस्ड फोर्स है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस प्लंजर के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज. सो इसके मैकेनिकल एक्शन की इक्वेशन लिखने से पहले हम जो है सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सो प्लंजर मास m और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन x हमने स्पेसिफाई कर दिया है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है. सो x डायरेक्शन भी हमारे पास आ गई और मैस भी हमने बना दिया और अब मैस के ऊपर आने वाली सारी फोर्सेस को हम लिखेंगे. सो यहाँ पे एक लेफ्ट फोर्स हमें हमारे पास आ रही है विच इज एफ पी प्लंजर फोर्स. सो अनदर फोर्सेस विल बी ड्यू टू दिस स्प्रिंग एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन. सो रिमेंबर कि ये स्प्रिंग और जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली अपोजिंग एलिमेंट्स हैं पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं. सो ये हमेशा जो सा वो मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे. दैट्स वाई इनकी जो फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होंगी. ओके सो दिस could be spring force which will be is equal to kx and the force due to friction will be bx dot. Okay first derivative or bv into basically velocity. Okay damping into friction coefficient into velocity. So ये अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई है. नाउ वी कैन बेसिकली राइट दिस द इक्वेशन फॉर मैकेनिकल एक्शन. सो मैकेनिकल एक्शन की जब इक्वेशन लिखेंगे so first we will basically take the inertial force. So inertial force will be is equal to m x mx double dot. So second derivative of displacement. So which will be the linear acceleration. And now the forces acting on this mass जो forces in the direction of x होंगी so those will be considered as positive forces और जो negative x direction में होगी वो negative forces consider होंगी. So we will equate is as positive fp एंड ये इन द डायरेक्शन ऑफ प्लंजर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है सो ये पॉजिटिव है और के एक्स स्प्रिंग की फोर्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है एंड सेम इज फॉर द बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स. ओके सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ड्यू टू फ्रिक्शन है सो दैट इज आल्सो इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन.
So this is the complete mechanical equation for this free body diagram. So फर्दर इसके मैथमेटिकल मॉडल को कंप्लीट करने के लिए अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं विद जीरो इनिशियल कंडीशंस एंड फर्दर वी कैन सॉल्व इट फॉर आउटपुट वेरिएबल. So when we will take Laplace transform of these differential equations with zero initial conditions, so then this Laplace transform will become, for this equation, this will be Vi of s is equal to R into I of s plus k, first derivative of x है, so that will be s x of s. सो ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो लप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया. इसी तरह से फॉर सेकंड इक्वेशन इसके अंदर लप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेंगे और रीअरेंज भी करेंगे. सो फर्स्ट एम एक्स डबल डॉट की हम बात करें, सो दिस एम एक्स डबल डॉट विल बिकम एम एस स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड एक्स ऑफ एस. यहाँ से मैं डैम्पर और स्प्रिंग के फोर्सेस को भी जो सा इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ. सो दिस विल बिकम प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव b इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, सो दिस विल बी b s ऑफ x. इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स को भी दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, सो दैट विल बी प्लस k इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू दिस प्लंजर फोर्स एफ पी ऑफ s. ओके, सो ये प्लंजर फोर्स यहाँ पे आ गई. सो ये सेकंड हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी फॉर मैकेनिकल एक्शन. सो एज दिस प्लंजर फोर्स इज इक्वल टू के आई, सो बेसिकली मैं जो सा वो प्लंजर फोर्स के लप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह के आई का लप्लास ट्रांसफॉर्म इंक्लूड कर दूंगा, एंड देन दिस इक्वेशन विल बी कंप्लीट. सो दिस विल बिकम के इनटू आई ऑफ एस. ओके, सो अगेन मोटर के केस की तरह देखें तो यही मोटर की जो रोटेशनल मोटर की जो रोटेशनल इक्वेशन थी, ये अब उन्हीं का ही लीनियर वर्जन है, ट्रांसलेशनल वर्जन है. सो इन दोनों के अंदर देखें तो करंट और एक्स दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहे हैं. सो बेसिकली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं. सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम जो सा वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर आउटपुट वेरिएबल. सो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल हमारे पास एक्स ऑफ एस है. So for x of s, we can solve these simultaneous equations using Cramer's rule. So Cramer's rule को यूज करते हुए आप इनको सॉल्व करें, एंड Cramer's rule अप्लाई करने के बाद बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमिनेटर फंक्शन ऑफ s आ जाएगा, इसी तरह से कोई डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ s आ जाएगा. इन टू हमारे पास जो इसकी इनपुट है, सो दैट विल बी वी आई ऑफ s. ओके, सो ये हमारे पास जो सा वो इस तरह से कोई फॉर्म बन रही होगी, एंड देन यहाँ से बेसिकली मैं आउटपुट ओवर इनपुट का रिलेशनशिप बना सकता हूँ, एक्स एस ओवर वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू सम रैशनल फंक्शन ऑफ एस. सो ये आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं कि ये रैशनल फंक्शन ऑफ एस क्या आएगा बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल और सम अदर टेक्निक ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस. सो ये बेसिकली अब कंप्लीट मॉडल होगा फॉर लीनियर एक्चुएटर सोलिनॉइड. सो किसी भी लीनियर एक्चुएटर सोलिनॉइड को हम यूजिंग दिस इक्वेशन इसको कम्प्लीटली मॉडल कर सकते हैं, या इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के थ्रू हम इसको मॉडल कर सकते हैं. सो दैट इज द कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ लीनियर एक्चुएटर और सोलिनॉइड.